नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के जितने भी इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लें, जहां से आपको इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पे आपको अन्य भी पीडीएफ मिलेगी जो आपके पढ़ने में मदद कर सकती है। ठीक है दोस्तों, और हमने संडे को पढ़ा था राजस्थान करंट अफेयर्स और मंडे को पढ़ा था नेशनल करंट अफेयर्स। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर वो वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि उनमें हमने राजस्थान और नेशनल करंट अफेयर से संबंधित जितने भी वीकली क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सब कवर किए हैं। तो उन दोनों वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को भी अंत तक देखें, क्योंकि इन वीडियो में हम केवल वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ऐसे नहीं कि न्यूज की तरह, अखबार की तरह हम पूरा ही कवर कर लें। वैसे हमें करंट को एक सब्जेक्ट नहीं बनाना है, करंट को करंट की तरह ही पढ़ना है। तो इसलिए हम केवल वही क्वेश्चन उठाते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। अगर आप मेरे साथ इन तीनों वीडियो को वीकली कवर करेंगे तो आपका एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे देना, चाहे आरएएस, पशु परीक्षर, पटवारी, वीडियो, कोई भी एग्जाम दे देना, आपका करंट अफेयर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो में आगे, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में किस देश को शत्रु राज्य बताया है? उत्तर कोरिया ने अमेरिका को बताया, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस। तो इसने बताया है दक्षिण कोरिया को। किसको बताया है? दक्षिण कोरिया को। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में संशोधन करके और दक्षिण कोरिया को शत्रु राज्य घोषित किया है अपने संविधान में, और जो सड़क और रेल संपर्क थे उन हिस्सों को नष्ट कर दिया है। सड़क और रेल संपर्क थे उन हिस्सों को नष्ट कर दिया है। तो ये यहाँ पे चीन है, चीन के पास में यह यहाँ पे उत्तर कोरिया है और यहीं पे दक्षिण कोरिया है। इधर है जापान, एक मिनट, ये यहाँ पे मतलब चीन है, और चीन के यहाँ पे है ये उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, और यहाँ पे है जापान। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया में तो है चीन का और रूस का प्रभाव, साम्यवादी शासक है यहाँ पे, और यहाँ पे है अमेरिका का प्रभाव, यहाँ पे लोकतंत्र। तो यहाँ पे साम्यवादी शासन है, यहाँ पर पूंजीवादी शासन है। तो इन दोनों के बीच में ये हमेशा शत्रु का रवैया रहा है जब से ये 1953 से आजाद रहे। कब से? 1953 से, जब ये आजाद हुए तब से। तो अब तो उत्तर कोरिया ने इसको अपने संविधान में शत्रु राज्य घोषित कर दिया, अपने संविधान में शत्रु राज्य घोषित कर दिया। जो इनके बीच में सड़क मार्ग था, जो रेल मार्ग था, उनको भी नष्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, जब पहले ये 1945 तक जापान के अधीन हुआ करता था पूरा कोरिया पेनिनसुला, लेकिन 1945 में जापान पर जब परमाणु बम गिराया अमेरिका ने, तो जापान यहाँ से पीछे हट गया और इसको आजाद कर दिया। तब आधे पे कब्जा रूस का अधिकार, मतलब रूस का प्रभाव हो गया, और आधे पे अमेरिका का प्रभाव हो गया। तो इसको दो देश बना दिए गए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। भारत तुर्की मैत्री संघ की स्थापना कहाँ की गई है? भारत तुर्की मैत्री संघ, तुर्की का नाम तुर्की कर दिया है, आपको ध्यान में होगा, अभी पिछले साल ही किया है, तुर्की का नाम तुर्की किया गया है। तो भारत और तुर्की मैत्री संघ की स्थापना कहाँ की गई है? बेंगलुरु, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ। तो यह की गई है हैदराबाद में। कहाँ की गई है? हैदराबाद में। भारत और तुर्की का हैदराबाद में एक मैत्री संघ का उद्घाटन किया गया है। इसमें भारत और तुर्की के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, शैक्षणिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है। इसमें तुर्की के बारे में देख लेते हैं। तुर्की, जो जिसका नाम अभी तुर्की कर दिया है। क्या कर दिया है? तुर्की। पहले इसका नाम हुआ करता था तुर्की, अब तुर्की नाम कर दिया है। इसकी राजधानी है अंकारा, और इसके राष्ट्रपति है एर्दोगन। राष्ट्रपति कौन है? एर्दोगन है। और तुर्की को यूरोप का मरीज, तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को, यूरोप का मरीज।
तुर्की एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है। तुर्की एशिया में भी है और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है। जैसे रूस है, रूस एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है, उसी प्रकार तुर्की भी एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है। तुर्की का एक छोटा सा हिस्सा यूरोप में लगता है और बाकी हिस्सा पूरा एशिया में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो तुर्की एशिया यूरोप दोनों महाद्वीपों में बसा देश है। तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया, इंस्टाग्राम पर बैन लगा रखा है। तुर्की में पुरातत्वविदों ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर तुर्की में खोजा गया पुरातत्वविदों ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना कि पुरातत्वविदों ने सबसे पुराना कैलेंडर कहां खोज रखा है, तुर्की में। 2023 में भारत ने जब तुर्की में भूकंप आया था, तुर्की में भूकंप आया था, उसकी मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन दोस्त चलाया था 2023 में, जब तुर्की में एक खतरनाक भूकंप आया था। तो उस समय भारत ने उसकी सहायता के लिए सहायक दल भेजा था, तो उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑपरेशन दोस्त ध्यान रखना। तो ये थी अगले प्रश्न हमारी तुर्की से संबंधित प्रश्न की जानकारी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना, यह भारत सरकार की एक योजना है। भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना ये दूसरे देशों को सहायता देने के लिए है। ये किस लिए है? ये दूसरे देशों को सहायता देने के लिए है। तो इसके तहत भारत से रुपये में ऋण, भारत से रुपये में ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश। तो ये देश बना है मॉरिशस। इसको ऐसे समझो दोस्तों कि भारत की ये योजना तो है अपने पड़ोसी देशों को, अपने जो साथ में रहने वाले देश है उनको आर्थिक सहायता देता है भारत, लेकिन आर्थिक सहायता के रूप में लोन देता है। जैसे श्रीलंका को जो आर्थिक संकट आया था उस समय दिया था। अभी मालदीव के जो मुइज़ु आए थे हमारे भारत में, मुइज़ु राष्ट्रपति, तो उनको 400 बिलियन डॉलर का, 400 बिलियन डॉलर का लोन दिया है। बांग्लादेश को भी, बांग्लादेश में भी अभी दिया था। तो इन सबको जो देते हैं ना सहायता, वो डॉलर में देते हैं। आज तक मॉरिशस को भी दी थी, वो भी डॉलर में देते थे। किस में देते थे? डॉलर में। लेकिन अब पहली बार रुपए में, हमारी करेंसी है रुपया, रुपये में इनको लोन दिया है मॉरिशस को। तो ये ध्यान में रखना, रुपये में लोन ने किसको दिया है? मॉरिशस को। योजना तो यही है, भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना। ये योजना पहले से चल रही है। इसमें इस आर्थिक सहायता के तहत डॉलर में लोन देते थे, लोन तो देते थे लेकिन डॉलर में देते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय रुपए में लोन दिया है। भारतीय रुपए में लोन पहली बार किसको दिया गया है? वो दिया गया मॉरिशस को। तो ये ध्यान में रखना, भारतीय करेंसी में इनको लोन दिया गया। भारत ने पहली बार लोन नहीं दिया, ये भारतीय करेंसी में दिया गया पहला लोन है। ठीक है दोस्तों, मॉरिशस को 486.60 करोड़ रुपए दिए, 486.60 करोड़ रुपए दिए। इससे ये क्या करेगा? इससे इसकी सुविधा भारतीय स्टेट बैंक ने दी है, भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से दी गई है। इससे ये 100 किलोमीटर पुराने जल पाइपलाइन को बदलने में, कोई जल पाइपलाइन है इसकी मॉरिशस की 100 किलोमीटर लंबी, उसको बदलने का काम करेगा इस 486.60 करोड़ रुपए से, जो भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से दी गई है। तो भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान किया, ये ध्यान में रखना, भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार किसको की है? मॉरिशस को की है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मॉरिशस के बारे में। तो मॉरिशस की लगभग आधी आबादी हिंदू है। आधी आबादी कौन सी है? हिंदू है। मॉरिशस की राजधानी है इसकी पोर्ट लुइस। मुद्रा है मॉरिशस रुपया। इसकी मुद्रा क्या है? मॉरिशस रुपया ही है। जैसे भारतीय रुपया भारत के, तो मॉरिशस रुपया मॉरिशस की है। और यहाँ के प्रधानमंत्री है परविंद कुमार जुगनूथ। परविंद कुमार जुगनूथ यहाँ के प्रधानमंत्री है। ठीक है दोस्तों, मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीप समूह, छोटा सा द्वीपीय देश है। कैसा है? छोटा सा द्वीपीय देश है, जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर है, ये हमारा भारत है, यहाँ पे अफ्रीका है, अफ्रीका। यहाँ पे है मेडागास्कर, यहाँ पे क्या है? मेडागास्कर। और यहाँ पे है मॉरिशस, जो भारत से दक्षिण में है, भारत से दक्षिण में है और अफ्रीका के पूर्वी तट पर है। ये एक अफ्रीकी देश है जो हिंद महासागर में द्वीपीय देश है। ठीक है दोस्तों, ये एक अफ्रीकी देश है जो हिंद महासागर में द्वीपीय देश है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर है। अफ्रीका का, ये अफ्रीका का तट है, ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर है। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे करंट में क्या हुआ था? यूनाइटेड किंगडम, यूके ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया को मॉरिशस को वापस देने की घोषणा की है।
अभी तक हिंद महासागर में इसी के पास एक चागोस द्वीप समूह है और डिएगो गार्सिया है यहाँ पे मॉरिशस के पास में। तो इनको ये इन पे अधिकार था ब्रिटेन का अधिकार था, तो ब्रिटेन ने इनको वापस से मॉरिशस को देने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पोर्ट लुइस जो मॉरिशस की राजधानी है वहां पे भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया था। अभी पिछले समय में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ MQ-9B ड्रोन खरीदने के लिए समझौता किया है? MQ-9B ड्रोन किस देश से भारत खरीद रहा है? अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, इजराइल से। तो ये खरीद रहा है अमेरिका से। कहां से खरीद रहा है? अमेरिका से। MQ-9B रिपर ड्रोन ध्यान में रखना दोस्तों, MQ-9B रिपर ड्रोन अमेरिका से खरीद रहा है 3.5 अरब डॉलर में। एक मिनट दोस्तों, 3.5 अरब डॉलर में 3.5 अरब डॉलर में 31 कितने खरीदेंगे? हमें 31 खरीदेंगे। MQ-9B रिपर ड्रोन है, इसमें 16 तो होंगे स्काई गार्जियन, 16 तो होंगे स्काई गार्जियन और 15 होंगे सी गार्जियन। तो ये सी गार्जियन तो मिलेंगे नेवी को। सी गार्जियन किसमें? समुद्र के। ये मिलेंगे नेवी को। ये 16 स्काई गार्जियन है, इसमें से 8 मिलेंगे थल सेना को और 8 मिलेंगे वायुसेना को। ये तो स्काई गार्जियन है 16, 8 थल सेना को, 8 वायुसेना को, और ये 15 सी गार्जियन है, ये मिलेंगे नेवी को जो समुद्र में गश्ती करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये 31 ड्रोन खरीदने का समझौता हुआ है, जिसमें 8 ड्रोन वायुसेना को, 8 थल सेना को, 15 नेवी को। ठीक है दोस्तों, और ये MQ-9B ड्रोन है ना, ये बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है ये ध्यान में रखना, ये जनरल एटॉमिक्स कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है जो अमेरिका में MQ-9B ड्रोन बनाती है। MQ-9B ड्रोन बनाती है। ये 3.5 अरब डॉलर का समझौता है, ध्यान में रखना 3.5 अरब डॉलर का समझौता है, जिसमें 31 ड्रोन खरीदे जाएंगे। 31 ड्रोन खरीदे जाएंगे, जिसमें 16 स्काई गार्जियन है और 15 सी गार्जियन है। स्काई यानी आकाश है, सी गार्जियन यानी सी समुद्र है, तो इसी हिसाब से सी गार्जियन है। अब इस ड्रोन की खासियत क्या है वो देख लेते हैं। तो MQ-9B ड्रोन की खासियत क्या है? ये 35 घंटे तक लगातार हवा में उड़ सकता है। 35 घंटे तक लगातार हवा में उड़ सकता है और 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, 35 घंटे तक लगातार हवा में उड़ सकता है। मारक दूरी है इसकी 11,000 किलोमीटर। मारक दूरी कितनी है? 11,000 किलोमीटर से ज्यादा है। और इसकी स्पीड है 388 किलोमीटर प्रति घंटे। 388 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है इसकी। लड़ाकू विमान से ये कम नहीं है। इसकी लंबाई है 36.1 फीट, 2223 किलोग्राम का एक है। उड़ान भरने में ऊंचाई है 50,000 फीट है और इसकी कीमत है करीब 2.39 करोड़ एक की, यानी 2400 करोड़ रुपए का एक ड्रोन आएगा। ये ध्यान में रखना, 2400 करोड़ का एक ड्रोन आएगा। ऐसे 31 ड्रोन हम खरीद रहे हैं। तो ये 3.5 बिलियन डॉलर की 3.5 बिलियन डॉलर की डील है, जिसमें 16 तो स्काई गार्जियन है और 15 सी गार्जियन ड्रोन है। ठीक है दोस्तों, यह था MQ-9B रिपर ड्रोन। MQ-9B रिपर ड्रोन ये अमेरिका से ले रहे हैं, इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी डील है, इसका क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो MQ-9B रिपर ड्रोन है 31 ले रहे हैं, 3.5 बिलियन डॉलर में ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, SCO के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक कहां आयोजित की गई? इस्लामाबाद, मॉस्को, बीजिंग, अस्ताना। तो यह की गई है इस्लामाबाद में। कहां पे की गई है? इस्लामाबाद में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष बैठक अभी 16 अक्टूबर को आयोजित हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से एस जयशंकर विदेश मंत्री ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी को न्योता आया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने जाकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा था। और इसमें हुआ यह था कि 9 साल बाद कोई भारतीय मंत्री पाकिस्तान गया था। 9 साल में कोई भी भारत का मंत्री पाकिस्तान नहीं गया था, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बैठक में सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। और यह बैठक हर साल आयोजित की जाती है किसी न किसी देश में। तो इस बार यह पाकिस्तान में आयोजित की गई थी।
इसमें व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर केंद्रित होती है। एक किस पर होती है? व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर केंद्रित होती है। इसमें और कोई चर्चा नहीं होती, व्यापार की चर्चा होती है और आर्थिक एजेंडे की चर्चा होती है। ठीक है दोस्तों, ये 23वीं बैठक थी। कौन सी थी? ये 23वीं बैठक थी। यहाँ भारत से गए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत से किसने भाग लिया था? विदेश मंत्री एस जयशंकर है। और इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की थी। और इस बैठक में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन और बेलारूसी प्रधानमंत्री रोमन ग्लोवेंचको और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के शासनाध्यक्ष शामिल हुए थे। तो इन लोगों ने भाग लिया था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई थी ये एससीओ की 23वीं बैठक थी। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं एससीओ के बारे में। संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन एससीओ। एससीओ की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। 15 जून 2001 को। इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। कहां पे है मुख्यालय? बीजिंग, चीन में। यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें पहले रूस, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान ये देश थे। भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए। भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए? 2017 में। ईरान कब शामिल हुआ? ईरान हुआ 2023 में। ईरान कब शामिल हुआ? 2023 में। और बेलारूस अभी शामिल हुआ है 2024 में। बेलारूस कब शामिल हुआ? 2024 में। तो भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए? एक साथ शामिल हुए थे। पाकिस्तान को चीन ने शामिल करवाया, तो उसी समय भारत को रूस ने शामिल करवाया था। ये 2017 में शामिल हुए थे, लेकिन इसका गठन 2001 में हो चुका है। इसका गठन 2001 में हो चुका है। 1 मिनट दोस्तों। इसका गठन 2001 में हो चुका है। और इसके ऑब्जर्वर है मंगोलिया। मंगोलिया देश को ऑब्जर्वर बनाया गया है इसमें। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में किया गया था। कहां पे किया गया था? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन टीवी नरेंद्रन, टीवी सोमनाथन, अरुण गोयल, सतीश कुमार कौन बने हैं? तो ये बने टीवी नरेंद्रन। कौन बने? टीवी नरेंद्रन। 1 मिनट दोस्तों। और ठीक ही दिखाई दे रहा हूं, तो चलते हैं, करते हैं। लाइट गई हुई है अभी, लेकिन हम कर लेते हैं। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन। कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन। ठीक है दोस्तों, टाटा स्टील के सीईओ है टीवी नरेंद्रन। कौन है टीवी नरेंद्रन? टाटा स्टील के सीईओ है, जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन चुना गया इनको। ये 31 मार्च 2025 तक इस पद पर रहेंगे। कौन है? टीवी नरेंद्रन है, जो टाटा स्टील के सीईओ है। टाटा स्टील के सीईओ है टीवी नरेंद्रन, इनको चुना गया है। यह दूसरी बार है जब किसी भारतीय को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का प्रमुख चुना गया है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जेएसडब्ल्यू, कौन है? जेएसडब्ल्यू ग्रुप है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरपर्सन है सज्जन जिंदल। चेयरपर्सन कौन है? सज्जन जिंदल है। इनको इस संस्था का हेड चुना गया था। इनको इस संस्था का हेड चुना गया था। ठीक है दोस्तों, सज्जन जिंदल पहले रह चुके हैं और टीवी नरेंद्रन को हेड अभी चुना गया। ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है। तो इस वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, ये देख लेते हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के बारे में। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का गठन हुआ था 10 जुलाई 1967 को। कब हुआ था? 10 जुलाई 1967 को। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। मुख्यालय कहां पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। यह दुनिया भर की स्टील इंडस्ट्री की कंपनियों का संगठन है। ये कंपनियों का संगठन है। इसमें दुनिया के टोटल स्टील प्रोडक्शन का 85% इस संगठन के जो सदस्य है वही उत्पादन करते हैं। तो ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है। इसके टीवी नरेंद्रन अभी अध्यक्ष बने हैं, जो हमारे टाटा स्टील के सीईओ है। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश के विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? कौन सा अफ्रीकी देश है जिसके विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? इथोपिया, सूडान, अल्जीरिया, मोरिटानिया। तो ये देश है अल्जीरिया। कौन सा देश है? अल्जीरिया। अल्जीरिया का विश्वविद्यालय, उसका नाम है शहीद इहादादेन अब्देल हाफिद। तो ये नाम तो शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये अल्जीरिया का विश्वविद्यालय है, ये ध्यान में रखना। शहीद इहादादेन अब्देल हाफिद विश्वविद्यालय है। इसने द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू अभी 3 देशों की यात्रा करके आई है, अफ्रीकी देशों की, अल्जीरिया, मोरिटानिया और मालावी। तो अल्जीरिया, मोरिटानिया, मालावी 3 देशों की यात्रा करके आई थी, तो वहीं पे अल्जीरिया में इनको यह सम्मान दिया गया। इन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। यह ध्यान में रखना, अल्जीरिया, मोरिटानिया और मालावी। तो वहां पे द्रौपदी मुर्मू जी ने अल्जीरिया भारतीय आर्थिक मंच को भी संबोधित किया, अल्जीरिया भारतीय आर्थिक मंच को भी संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर। तो यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस हर साल मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है भूख मिटाना। 16 अक्टूबर 1945 को FAO, 16 अक्टूबर 1945 को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन है, इसकी एक संस्था है ये FAO। तो इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। तो इसी के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम 2024 क्या थी? 2024 की विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या थी? राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर, एंड ए बेटर फ्यूचर है। ठीक है दोस्तों, राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर, ये थी थीम 2024। और 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी। तो अभी इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन है, संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंसी है। इसका मकसद है भूख को कम करना, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण को खत्म करना। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली में। मुख्यालय रोम, इटली में। सदस्य देश है 195। सदस्य देश कितने हैं? 195। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा नोबेल पुरस्कार से संबंधित। इसमें हम सभी नोबेल पुरस्कारों की संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डारोन एस मोंगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। तो ये किसको प्रदान किया गया? उपरोक्त सभी को। तो ये इन तीनों को प्रदान किया गया, तीनों को, उपरोक्त सभी को यह प्रदान किया गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 से डारोन एस मोंगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, तीनों को प्रदान किया गया है। तो ये डारोन एस मोंगलू ये तुर्की और USA के संयुक्त नागरिकता रखते हैं। साइमन जॉनसन है ब्रिटेन के, और जेम्स ए रॉबिन्सन भी है ब्रिटेन के। तो ये ध्यान में रखना, जॉनसन रॉबिन्सन, जॉनसन रॉबिन्सन मोंगलू, जॉनसन रॉबिन्सन मोंगलू, जॉनसन रॉबिन्सन मोंगलू, इन तीनों को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने किस विषय पर अध्ययन किया? इन्होंने इस विषय पर अध्ययन किया कि संस्थाएं किस प्रकार बनती है और समृद्धि को संस्थाएं कैसे प्रभावित करती है, आम जनता को कैसे प्रभावित करती है, आम जनता को कैसे प्रभावित करती है, इस पर अध्ययन किया था। तो आम जनता पर अध्ययन, आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर अध्ययन करने के लिए पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। बाकी इतने वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलता था, वो उनको वो काम, वो खोज होती थी जो केवल कंपनियां तक होती थी, जिसमें आम व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा की गई है। तो इसलिए इस बार का यह अर्थशास्त्र का नोबेल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किन किन को दिया गया? मोंगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन, ये ध्यान में रखना। तो अगला नोबेल है हमारा शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया? जापान का एक संगठन है जिसका नाम है निहोन हिंदाक्यो। क्या नाम है? निहोन हिंदाक्यो। उनको 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जापान के एक संगठन है निहोन हिंदाक्यो,
इन्होंने दुनिया भर में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाई है। इन्होंने परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चला रखी है। निहोन हिंदाक्यो नाम का संगठन है जापान का, जो परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चला रखी है। उनको 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो निहोन हिंदाक्यो संगठन है, इसको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हमें। अगला नोबेल पुरस्कार है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार है। ये दक्षिण कोरिया की लेखिका है हांगकांग, इनको दिया गया। दक्षिण कोरिया की लेखिका है हांगकांग, इनको दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया की लेखिका हांगकांग को दिया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? डेविड बेकर है, जो यूएसए के हैं। जॉन जम्पर यूएसए के हैं, और डेमिस हस्बिस जो ब्रिटेन के हैं। तो ये दिया गया है बेकर जम्पर हस्बिस है, बेकर जम्पर हस्बिस है, ये ध्यान में रखना। ये तीनों रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया इन तीनों को, बेकर जम्पर हस्बिस, बेकर जम्पर हस्बिस। ठीक है दोस्तों, डेविड बेकर को यह प्राइज एक तरह के नए प्रोटीन के निर्माण के लिए दिया गया है, डेविड बेकर को। तो और डेमिस हस्बिस और जॉन जम्पर, ये हस्बिस और जम्पर को एक ऐसा एआई मॉडल बनाया इन दोनों ने, जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की। इन्होंने एक एआई बनाया, मॉडल बनाया, जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को समझने में मदद की थी, और इन्होंने एक तरह के नए प्रोटीन का निर्माण की थी बेकर ने। तो बेकर जम्पर हस्बिस, बेकर जम्पर हस्बिस, इन तीनों को दिया गया रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले। अगला हमारा नोबेल पुरस्कार है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। भौतिकी में तो होपफील्ड और हिंटन, जॉन जे होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। तो होपफील्ड हिंटन है पे याद है, भौतिकी का ध्यान में रखना। होपफील्ड हिंटन, होपफील्ड हिंटन दोनों को दिया गया। होपफील्ड यूएसए के है और हिंटन ब्रिटिश कनाडाई मूल के है। ठीक है दोस्तों, तो ये होपफील्ड और हिंटन, होपफील्ड हिंटन है, इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको ये पुरस्कार आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड मशीन लर्निंग के लिए सम्मान दिया गया। आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड मशीन लर्निंग के लिए सम्मान दिया गया होपफील्ड और हिंटन को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला हमारा ये मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, मेडिसिन का दिया गया विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को। तो ये विक्टर और गौरी से नाम याद रख लेना, विक्टर और गौरी से। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन, विक्टर गौरी, तो ये दोनों यूएसए के, अमेरिका के हैं। इनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार आज माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, किसके दिया गया? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को। इस प्रकार दोस्तों हमने पूरे जो 6 नोबेल है, 6 नोबेल किनको दिए गए हैं, किस लिए दिए गए, इन सब की चर्चा कर ली है संक्षिप्त रूप से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता करने वाला तो भारत है, अमेरिका, चीन, जापान। तो ये देश बना है भारत। कौन सा देश बना है? भारत है। भारत यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्ति बन गया है। उन्होंने $6 अरब के, भारत ने इस बार $6 अरब की वस्तुएं और सेवाएं बेची है। ये मतलब बेच कर दी है। इसमें यह यूनिसेफ को दवाएं, टीके और पोषण की आपूर्ति करते हैं। दवाएं, टीके और पोषण हमें बेचते हैं, किसको? यूनिसेफ को। तो हाल ही में यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग है, उनकी रिपोर्ट आई थी, उससे पता चला है कि भारत तीसरा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। तो हम देख लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ क्या है? तो यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इस संगठन का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, चाइल्ड राइट की रक्षा करना। इसमें 190, यह संगठन 190 देशों में काम करता है। और यूनिसेफ की भारत में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर। भारत में ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर है। तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। ये यूएन का ही एक पार्ट है, यूएन की एक संस्था है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना, यूनिसेफ है, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 की हो गई थी, और ये बच्चों के अधिकारों से संबंधित है, कार्य करने के लिए बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एशियन टेबल टेनिस विमेन्स डबल्स में कौन सा मेडल जीता है?
एशियन टेबल टेनिस जो कजाकिस्तान के अस्ताना में हो रही है, पिछले हमने वीडियो पिछले जो वीकली था उसमें हमने चर्चा की थी इसकी। तो जो एशियन टेबल टेनिस हो रही है अस्ताना कजाकिस्तान में, तो उसमें महिला विमेंस डबल में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, कोई मेडल नहीं, तो इसमें जीता है ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल है। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है अय्यका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। इन दोनों ने एशियन टेबल टेनिस में चैंपियन विमेंस डबल्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये टूर्नामेंट के 52 साल के इतिहास में पहली बार है कि टीम इवेंट के अलावा कोई मेडल भारत ने जीता हो। ठीक है दोस्तों, इस चैंपियंस का आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया था। अभी एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कब कौन से मेडल जीते हैं? तो भारत की मेंस टीम ने 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2023 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया और 2024 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये भारत की मेंस टीम ने जीता एशियन टेबल टेनिस में, जो एशियाई देशों के बीच में होती है। और 2024 में विमेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2024 विमेंस डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। तो इस प्रकार ये भारतीय टीमों ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जैव ईंधन को नया स्वरूप देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो कौन सा देश है? भारत, नेपाल, अमेरिका, ब्राजील। तो वो है अपना देश है भारत। कौन सा देश है? भारत है। भारत सरकार ने जैव ईंधन को नया स्वरूप देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के समझौते पर इसकी शुरुआत G20 की जब 2023 में भारत में मेजबानी की गई थी उस समय शुरू हुआ था ये। तो इसका सचिवालय भी आधिकारिक रूप से भारत में स्थापित किया जाएगा। ये 2023 में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा हुई थी, उस पर भारत ने कोई अन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसकी घोषणा हुई थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अलावा अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इटली, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई और अमेरिका, इन 8 देशों के नेताओं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। जब भारत में G20 की बैठक हो रही थी पिछले साल 9-10 सितंबर 2023 को, तो उसी समय इसका अनाउंसमेंट किया गया था। इसमें 8 देश शामिल हुए थे उसी समय। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है जो भारत में ही बनाया गया है, इसका सचिवालय भी भारत में बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को ध्यान में रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बायोफ्यूल क्या होता है? बायोफ्यूल जैविक कचरे से प्राप्त ईंधन होता है जो एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जो क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये ठोस, तरल और गैस तीनों रूप में हो सकता है और इसका इस्तेमाल डीजल, पेट्रोल या अन्य जीवाश्म ईंधन के साथ मिलाकर कर सकते हैं या अलग किया जा सकता है। इनका ईंधन के रूप में उपयोग होता है बायोफ्यूल का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक के द्वारा किस देश की सहायता के लिए एक वित्तीय मध्यस्थ कोष की स्थापना की गई है? विश्व बैंक ने एक वित्तीय मध्यस्थ कोष की स्थापना किया, किस देश के लिए किया? ये यूक्रेन, ईरान, गाजा पट्टी, लेबनान। तो ये किया यूक्रेन के लिए। किसके लिए किया है? यूक्रेन के लिए। यूक्रेन के लिए विश्व बैंक ने एक वित्तीय मध्यस्थ कोष की स्थापना की है। इसमें अमेरिका है, कनाडा है, जापान है या अमेरिका के कोई सहयोगी देश है वो योगदान कर सकते हैं। ये पिछले वर्ष अभी ये जून में हुई थी 2024 में G7 देशों की मीटिंग। तो G7 देशों की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन देंगे, क्योंकि अब यूक्रेन को इन्हीं पश्चिमी देशों ने उकसा करके रूस से युद्ध करवा दिया। अब इसको लोन देंगे, ये सहायता नहीं देंगे, $50 बिलियन का लोन देंगे कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसको वापस से बना लो, वापस विनिर्माण कर लो, और उसको ये लोन दे देंगे। तो इसके लिए लोन देने के लिए, इसलिए ये कोई मतलब उसको सहायता देने के लिए नहीं बनाया, उसको लोन देने के लिए गठन किया गया है। जो अमेरिका के पिछले देश है वो इनको लोन देंगे अब। ठीक है दोस्तों, तो ग्रुप ऑफ 7 G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और अमेरिका, ये 7 देश शामिल है। पहले 8 हुआ करते थे। पहले इसमें कितने देश? 8 देश शामिल हुआ करते थे, लेकिन 2014 में रूस ने कर लिया था क्रीमिया पर कब्जा। क्रीमिया जो एक यूक्रेन का पार्ट था, जो उस पर रूस ने कब्जा कर लिया था 2014 में। तो इस समय रूस को इन देशों ने निकाल दिया। रूस को 2014 में निकाल दिया, तो ये देश हो गया G7। पहले हुआ करता था G8। ठीक है दोस्तों, और 2022 से फरवरी 2022 से
फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। तो उसके लिए अब यूक्रेन को सहायता देने के लिए $50 बिलियन का लोन देने के लिए G7 देशों ने फिक्स किया था। उसी के लिए एक वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय फंड बनाया है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है अंतर संसदीय संघ IPU की 149वीं सभा कहाँ शुरू हुई है? IPU की अंतर संसदीय संघ की जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो तो ये हुई है जेनेवा में। कहाँ पे हुई है? जेनेवा में अंतर संसदीय संघ है, जिसमें 13 से 17 अक्टूबर को यह सभा आयोजित की गई थी। यह क्या है? अंतर संसदीय संघ है, यह सभी पूरे विश्व के देशों के जो संसद होते हैं उनके अध्यक्ष, संसद के अध्यक्ष पूरी विश्व के जितने भी संसद है उनके अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं। तो इसके लिए अंतर संसदीय संघ बनाया गया है। और इस अंतर संसदीय संघ में हमारे भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला साहब लोकसभा अध्यक्ष है। ओम बिड़ला साहब इन्होंने अंतर संसदीय संघ में जाकर भाग लिया और इनके साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह है, दोनों सदनों के महासचिव और कई अन्य संसद सदस्य भी गए थे। तो अंतर संसदीय संघ की बैठक हुई थी, इस बार थी 149वीं बैठक थी और इसमें भाग लेने के लिए हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी गए थे। तो यह पूरे विश्व की संसद के अध्यक्षों का एक संघ है और इसमें हर साल ये सभा आयोजित की जाती है। ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है। यह अंतर संसदीय संघ है, इसके बारे में देख लेते हैं। अंतर संसदीय संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक शासन को, जवाबदेही को, सहयोग को बढ़ावा देना है। और इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। कब हुई थी? 1889 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। उसका मुख्यालय क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड है। वर्तमान अध्यक्ष है तुलिया एक्सन। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुलिया एक्सन है। IPU में इसमें 180 सदस्य देश है और 15 सहयोगी देश सदस्य है। ठीक है, 180 सदस्य और 15 सहयोगी देश है। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा आज का इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित है। तो इसमें जितने भी 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब हमने कवर कर लिए हैं। और अगर आपने राजस्थान और नेशनल करंट अफेयर से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और हम मिलते हैं अब अगले संडे को बनाएंगे फिर राजस्थान का, और मंडे को बनाएंगे नेशनल और ट्यूसडे को बनाएंगे इंटरनेशनल। तो इस प्रकार हम वीकली करंट अफेयर्स को पूरा कवर कर रहे हैं। अगर आप लगातार बने रहते हो तो आपका करंट अफेयर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।